अब हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति विषयक अवधारणा अर्थात ओरिजिन ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट या ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता क्या है, उसके उत्पत्ति संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट करिए या विवेचना करिए। मैं डॉक्टर अमित दुबे फिर से आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और ये BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सभी बच्चों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। देखिए, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति व विकास कोई एक तात्कालिक घटना नहीं थी। यह तो लेखन कला में होने वाले निरंतर विकास का प्रतिफल थी। चूँकि ब्राह्मी लिपि एक वर्णात्मक लिपि थी, अतः उसके उत्पत्ति हेतु हमें लेखन के प्रारंभिक चरणों को भी रेखांकित करना आवश्यक होगा। वास्तव में भारत में लेखन कला के आद्य लिपि के रूप में चित्रलिपि और उसके बाद भाव चित्रलिपि को स्वीकार करना चाहिए। लिपिविदों के अनुसार अगर देखा जाए तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाली चित्रलिपियां भी कहीं कहीं एक सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करती थी, जो किसी न किसी प्रकार के लोगों के भावनाओं को अभिव्यक्त करती थी, जो हमें भीमबेटका से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सप्ताह में हमें भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त होती है और यही भाव चित्रात्मक लिपि जब ध्वनि स्वरूप प्राप्त कर लेती है तो उसके बाद वर्णात्मक लिपि और अक्षरात्मक लिपि का हमें बोध प्राप्त होता है। तो लिपिविदों के मतानुसार लिपि के विकास में सबसे ऊंचा स्थान वर्णात्मक लिपि का है। वास्तव में प्रत्येक वर्ण ध्वनि का प्रतीक होता है। वैदिक भाषा में हमें कुल 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। इन वर्णों को बच्चे बड़े ही कम प्रयास में ही सीख लेते हैं। इस लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी प्रकार की कठिनाई के बिना ही इसकी सहायता से अनेक भाषाओं को लिखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाएं और बोलियां लिखी जा रही हैं और लिपियों के इन विकास के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मी लिपि का प्राकट्य हुआ होगा। वास्तव में देखा जाए तो प्रारंभिक स्तर पर लिपि का स्वरूप प्राकृतिक चिन्हों पर आधारित था। जैसे जैसे संसाधन और आवश्यकताओं की वृद्धि होती गई, तत्कालीन मानव समाज ने उन जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया होगा, जिसकी परिणति हमें वर्णात्मक लिपि के रूप में दिखाई देती है। चूँकि ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम लेख ऐतिहासिक काल अर्थात 600 ईसा पूर्व से संबंधित हैं, अतः उसके विकास की परिकल्पना एक अत्यंत दुष्कर प्रतीत होती है। इस कारण प्राच्य लिपिविदों के मध्य ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर के पूरा लिपिविदों में स्पष्ट मतभेद है, जिसे 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। पहले हम विदेशियों की बात करते हैं कि विदेशी ब्राह्मी लिपि को किस नज़र से देखते हैं। तो जो लोग ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति यानी ओरिजिन किसी न किसी विदेशी लिपि से स्वीकार करते हैं, उनके सिद्धांतों को हम 2 समूह में रख सकते हैं। प्रथम समूह में वे लोग हैं जो ब्राह्मी की उत्पत्ति ग्रीक लिपि से मानते हैं, किंतु दूसरे वे लोग हैं जो इसकी उत्पत्ति सेमेटिक लिपि से मानते हैं। यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति का सिद्धांत, देखिए, प्राचीन यूरोपीय लिपिविद किसी भी भारतीय श्रेष्ठ वस्तु का उत्पत्ति यूनानी लिपि से ही मानते रहे हैं। चाहे ब्यूलर हों, मैक्स मूलर हों, जेम्स प्रिंसप हों, सेनांट हों, हालवे हों या विल्सन, इन सभी विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ग्रीक लिपि से हुई है। किंतु ब्यूलर और राजबली पांडे ने इस सिद्धांत को हमेशा ही अमान्य बताया है। ब्यूलर के शब्दों में इस पूर्व कल्पित असंभव मत का सहज ही निराकरण किया जा सकता है। देखिए, जॉर्ज ब्यूलर इसका खंडन कर रहे हैं क्योंकि ऊपर विवेचित यूनानी वर्णों की उत्पत्ति साहित्यिक और लिपिशास्त्रीय साक्ष्यों से मेल नहीं खाती। राजबली पांडे के अनुसार यूनानी वर्णमाला फोनेशियन वर्णमाला की ऋणी है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि फोनेशियन जो है एक तरह से वैदिक पढ़ी थे, वे भारतीय थे जो अपने साथ भारत से लेखन कला लेके गए थे और उन्हीं की लिपि का प्रचार जो है पश्चिमी एशिया यूनान में
प्रचार प्रसार हुआ उनकी लिपि का। तो अगर ये फोनेशियन लिपि के ऋणी हैं और फोनेशियन चूँकि भारतीयों से संबंधित है, तो इस प्रकार से यूनानियों की जो लिपि है, यूनानियों से भारत की लिपि का, ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति हुई, यह बात स्वतः ही खंडित हो जाती है। अब सेमिटिक वर्णों से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति की बात करें, जिसमें पहला नाम है फोनेशियन मूल। देखिए, फोनेशियन लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के पोषक वेबर, वेनफ्रे और जॉर्ज ब्यूलर हैं। उनका मानना कि लगभग 1/3 फोनेशियन वर्ण अपने अनुरूप ब्राह्मी चिन्हों के प्राचीनतम रूप के समान थे और 1/3 वर्ण ऐसे हैं कि कुछ कुछ मिलते जुलते थे। शेष में थोड़े बहुत अधिक समता प्रदर्शित की जा सकती है। लेकिन राजबली पांडे ने इस बात पर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मी लिपि के प्रादुर्भाव के समय भारत और फोनेशिया के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं था। साथ ही फोनेशियन लिपि का प्रभाव पड़ोसी लिपियों पर प्रायः नगण्य समझा जाता था। इसके अलावा यूनानी इतिहासकार भी इस विचार को स्वीकार करते थे कि फोनेशियन लोग भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर समुद्री मार्ग से पूर्व से आए थे। ऋग्वैदिक प्रमाणों से फोनेशियन लोगों का भारतीय मूल होना परिलक्षित होता है। अतः इस विचारधारा का खंडन प्रस्तुत साक्ष्यों से स्वतः हो जाता है। अगला है दक्षिण सेमिटिक लिपि से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस विचारधारा के प्रमुख विद्वान D.K. टेलर और कैनन हैं। दक्षिण सेमिटिक लिपि अरबी लोगों की लिपि थी। यह स्वीकार करना कठिन है कि प्राचीन काल में भारत और अरब के मध्य संपर्क की संभावना थी। यदि थी तो अरबी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव इस्लाम धर्म के अभ्युदय से पहले क्यों नहीं पड़ा। इसके अलावा इसकी लिपि और ब्राह्मी लिपि के मध्य कोई समानता क्यों नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो हम दक्षिण सेमिटिक से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम संस्कृति का ही भारत में प्रवेश लगभग 712 ईस्वी के आसपास हुआ, जबकि ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता कहीं ज़्यादा प्राचीन है। अब हम बात करेंगे उत्तरी सेमिटिक यानी आर्मेइक लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक डॉक्टर जॉर्ज ब्यूलर थे। उनके मतानुसार जब हम उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में विचार करते हैं तो यह कठिनाई सहज ही दूर हो जाती है। दोनों के समता के उद्योग में जो वेबर को कठिनाइयाँ हुई थी, बाद में प्राप्त रूपों को मिलाने से दूर हो गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि ब्राह्मी के वर्ण जहाँ तक संभव हैं, जैसे सीधे हैं, ट ठ व ब को छोड़कर प्राय सबकी ऊंचाई समान है। ब्राह्मी के अधिकांश वर्ण ऊपर से नीचे की ओर लंबवत हैं तथा उनके नीचे या ऊपर कतिपय कुछ जोड़ मिलते हैं, जिसका कारण उन्होंने निम्न विचारों के माध्यम से दिया है। पहली बात, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति, क्रमबद्ध रेखाओं के अनुकूल प्रतीक निर्माण की प्रवृत्ति, वर्णों के सिर पर किसी प्रकार के जोड़ प्रदान करने की प्रवृत्ति की ओर उदासीनता। अतः इस कारण कई सामी वर्णों को ऊपर के जोड़ से मुक्त करके एक प्रकार से उन्हें उलट दिया गया है। अंत में बाएं से दाएं लिखने के कारण भी सामी लिपि को ब्राह्मी में बदलते समय अनेक परिवर्तन आवश्यक हो गए, क्योंकि आर्मेइक दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब बाएं से दाएं लिखा जाने लगा तो ब्राह्मी लिपि में कुछ नए परिवर्तन दिखाई पड़े। तो ब्यूलर कहते हैं कि ऊपर के तथ्यों पर विचार करने के बाद ब्यूलर इस परिणाम पर पहुँचे कि ब्राह्मी के 22 वर्ण उत्तर सामी लिपि से, कुछ वर्ण फोनेशियन लिपि से, कुछ मेसा के लेख से, कुछ असीरिया के बाटों से लिए गए हैं। तो डेविड डरिंजर इस मत को स्वीकारते हुए यह विचार प्रकट किया कि किसी भी प्रकार से भारतीय लिपि इस देश के लोगों का स्वतंत्र अनुसंधान नहीं थी। मतलब ये ब्राह्मी लिपि के विषय के बारे में कह रहे हैं। हाँ, यह दूसरी बात है कि ये कहीं और सुधार ली हुई लिपि में भारतीयों ने अद्भुत परिवर्तन और परिवर्धन किया। नंबर 2, वर्णात्मक लिपि की उत्पत्ति चित्र लिपि से हुई और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि स्वर और व्यंजन ध्वनियों की प्रतीक स्वरूपा विशुद्ध वर्णात्मक ब्राह्मी लिपि पश्चिम एशिया की लिपि से उत्पन्न हुई थी। अब अगर हम यह उनका कथन की समीक्षा करें तो ब्यूलर ने तो नितांत विचित्र ढंग से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति सामी लिपि से कर दी। यदि इसे स्वीकार करें तो इसकी व्युत्पत्ति केवल फोनेशियन आर्मेइक लिपि से नहीं बल्कि संसार के किसी भी लिपि से दिखाई जा सकती है, क्योंकि थोड़े बहुत समानता तो हर जगह मिल जाएंगे।
डॉक्टर राजबली पांडे इसी बात को जोर देते हुए ब्यूलर के मत का खंडन करते हुए कहा कि फोनेशियन और ब्राह्मी में समानता है। वो कहते हैं इसका कारण है कि फोनेशियन तो भारतीय मूल के थे और वे लोग यहीं के लिपि को अपने साथ ले गए, जहाँ सामी लोगों के साथ रहने के कारण इस लिपि में पर्याप्त अंतर पड़ गया। साथ ही उनकी लिपि ने उत्तरी सामी अथवा आर्मेक लिपि को प्रभावित किया। अतः फोनेशियन तथा आर्मेक लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति की अवधारणा सर्वथा निराधार है। द्वितीय, डिरेंजर महोदय ने जो चित्रलिपि से वर्णात्मक लिपि की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि के प्रत्येक अक्षर सिद्ध है, अर्थात जो अक्षर लिखा है उसका ध्वनि निर्धारित है और उच्चारण के अनुसार व्यवस्थित क्रम पर अवस्थित है। जैसे क वर्ग के अक्षर क ख ग घ अंगा सब कंठ से हैं, च छ ज झ इया सब अंदर तालव्य से हैं, त थ द ध न प फ ओठ से हैं, कुछ दांत से हैं। तो यानी प्रत्येक उच्चारण के अनुसार व्यवस्थित क्रम से अवस्थित हैं। ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के आरोपण में विशिष्ट पद्धति का माध्यम लिया गया है जिससे उनका उच्चारण स्पष्ट होता था। यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के चिन्ह भी भिन्न भिन्न हैं। इसमें अनुसार विसर्ग अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग प्राप्त होता है। अन्य लिपियों की तुलना में ब्राह्मी लिपि के अक्षर सर्वाधिक हैं जो उसके विकसित होने की अवस्था को प्रकट करती है और प्रायः सभी उच्चारित ध्वनियों के लिए ब्राह्मी लिपि में निश्चित चिन्ह और प्रतीक मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हो सकती है, ऐसा राजबली पांडे मानते हैं। अब हम बात करेंगे स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत बात पहले आता है। देखिए, एडवर्ड टॉमस और अन्य विद्वानों के अनुसार ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारकर्ता द्रविड़ थे। आर्यों ने इन्हीं से लिपि सीखी। इस मान्यता की पृष्ठभूमि यह है कि आर्यों के आगमन से पहले इस देश में सर्वत्र द्रविड़ निवास करते थे, लेकिन किंतु आपत्ति यह है कि हमें इस लिपि के अधिकांश प्राचीनतम नमूने उत्तर भारत से मिले हैं और उत्तर भारत आर्यों का निवास स्थान था। द्वितीय, द्रविड़ लिपि के प्राचीनतम तमिल लिपि में हमें प्रथम और पंचम वर्ण मिलते हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि में पांचों वर्ण मिलते हैं। अतः इस दशा में ब्राह्मी लिपि विकसित है, द्रविड़ लिपि अपूर्ण अवस्था में थी। अतः यह जो उत्पत्ति है द्रविड़ लिपि का सिद्धांत, यह अत्यंत भ्रामक दिखाई देता है। और हम ये भी जानते हैं कि द्रविड़ क्षेत्र में लिपि का और भाषा का विकास ऋषि अगस्त्य ने किया था, और जबकि वो उत्तर भारतीय थे, तो हम ये कह सकते हैं कि द्रविड़ क्षेत्र में जो भाषा और लिपि का विकास हुआ वो अगस्त्य ऋषि की देन थी, जो कि स्वयं क्या थे, आर्य जनजाति से संबंधित थे। दूसरा सिद्धांत सिंधु घाटी सभ्यता से लिपि की उत्पत्ति। इसके सबसे बड़े समर्थक हेरास हैं। वे कहते हैं द्रविड़ों को इस लिपि की उत्पत्ति का श्रेय देते हैं, किंतु आज सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्तिकर्ता द्रविड़ नहीं आर्य माने जा रहे हैं। अभी हाल में एनसीईआरटी में इसमें परिवर्तन किया गया और उन्होंने कहा कि भाव चित्रात्मक लिपि में आने वाले जो अक्षर थे उन्हीं में से यह भाव चित्रात्मक लिपि जब ध्वन्यात्मक लिपि बनी तो वर्णात्मक लिपि का विकास धीरे धीरे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक कालीन या बाद में महाजनपद काल के ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। ठीक है। आर्य और वैदिक उत्पत्ति, कनिंघम, डाउसन, राजबली पांडे इत्यादि विद्वान इस मत के प्रबल समर्थक हैं। इनके मतानुसार आदि वैदिक पुरोहितों ने प्राचीन भारतीय चित्रलिपि से ब्राह्मी लिपि को विकसित किया और राजबली पांडे और प्रोफेसर सुमन जैन ने कुछ विचार दिए हैं ब्राह्मी लिपि को स्वदेशी उत्पत्ति होने पर, जिन्होंने बताया कि सैंधव लिपि जो भाव चित्रात्मक लिपि थी क्या कालांतर में विलुप्त हो गई या फिर उसका विकास हुआ होगा,
जिससे वर्णात्मक ब्राह्मी लिपि की भी उत्पत्ति हुई होगी। ब्राह्मी लिपि के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण भिन्न और क्रमानुसार वर्ग व्यवस्था से बंधे हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा जो कि कंठ से है। उच्चारित अक्षर मुख के वाणी के केंद्र पर निर्भर करता है, जो उसके अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक विकसित होने का परिचायक है। ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का प्रयोग स्पष्ट और सहज है। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के भिन्न भिन्न उच्चारित अक्षर संकेत हैं। हमें विसर्ग, अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग मिलता है। और विश्व का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद छंदबद्ध है, अतः बिना लिपि के भाषा का व्यवस्थित प्रयोग संभव ही नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी लिपि का अस्तित्व उसकी भाषा के प्रकृति पर निर्भर करती है। चूँकि ब्राह्मी लिपि की भाषा प्राकृत आदि संस्कृत थी, जो अपने आप में सुव्यवस्थित और विकसित थी, जबकि उसके समानांतर अन्य देशों की भाषा और लिपि तुलनात्मक रूप से बड़ी ही अल्प विकसित थी। अतः इस दृष्टिकोण से ब्राह्मी लिपि स्वदेशी और प्राचीनतम लिपि प्रमाणिक होती है। इस विचार पर भी लिपिविदों को ध्यान देना चाहिए कि जब सैंधव लिपि का अस्तित्व था तो क्या वह लिपि एकाएक लुप्त हो गई होगी? नहीं, वह अपने विकासात्मक रूप में अन्य संस्कृतियों के विकास के साथ साथ विकसित हो रही थी। जैसा कि मेरा मानना है, मैं डॉक्टर अमित दुबे, यह मैं मानता हूँ कि सैंधव लिपि और ब्राह्मी लिपि के समता मूलक अक्षर संरचना का अंकन महज इत्तेफाक नहीं है। जहाँ एक और सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक स्वरूप में अपठनीय थी, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि उससे कहीं अधिक विकसित रूप में ध्वन्यात्मक रूप से पठनीय थी। इसके अतिरिक्त इन दोनों लिपि के बीच में 1500 वर्षों का अंतर प्राप्त होता है। इस दौरान लेखों के आधार वस्तु प्रस्तन होकर के कपास, रुई या भोजपत्र रहे होंगे, जो समय के साथ नष्ट हो गए। अतः इस आधार पर ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को हमें देशज मानना चाहिए, जो सैंधव लिपि के 15 वर्षों के विकास के परिणाम स्वरूप उद्भूत हुई होगी। और ये केवल हमें इसलिए एक गैप जो इतना बड़ा मिल गया लंबे समय का, जिसके वजह से हमें अब तुलना करने में थोड़ी कठिनता जरूर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि के जो अक्षर हैं वो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति में सहायक सिद्ध हुए होंगे। इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति स्वदेशी मानना ही उपयुक्त होगा।